नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम रवि वर्मा। हम पढ़ रहे थे विज्ञान, जिसमें हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था। दूसरे चैप्टर में हमने अम्ल, क्षारक एवं लवण में अम्ल व क्षारक की बेसिक प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे, जिसमें सामान्य जानकारी तो अपन ने पढ़ ली थी। इनकी अभिक्रिया चल रही थी और सूचक के बारे में भी पढ़ लिया था। सूचक 3 प्रकार के होते हैं, यह क्या काम आते हैं, किस प्रकार से अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में अपना रंग परिवर्तित कर लेते हैं। गंधीय सूचक भी पढ़ लिया था। अब आगे देखते हैं अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु कार्बोनेट मतलब धातु के साथ में कार्बन जुड़ा हुआ हो। जैसे इन्हें सोडियम एक प्रकार का धातु है 2CO3, तो ये क्या हो गया हमारे पास में धातु कार्बोनेट। और धातु बाइकार्बोनेट का मतलब, इसको बाइकार्बोनेट की जगह बाइकार्बोनेट भी सही है, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं इसको, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब धातु तो हो ही सही, धातु हो गई हमारे पास में सोडियम। अब हाइड्रोजन NaHCO3, NaHCO3 मतलब हाइड्रोजन भी कार्बन भी। तो उसी प्रकार इनके साथ अभिक्रिया देख लेते हैं। पहले आती है हमारे पास में अम्ल धातु। अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। जैसे ही हम अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास में एक तो लवण बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा और जल बनेगा। तो क्या क्या बनेगा हमारे पास में, अम्ल व धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण बनेगा सबसे पहले, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, फिर जल का निर्माण होगा। उसी प्रकार उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे ये कौन सा एसिड है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी हमें सोडियम कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करवाए, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है ये, तो हमारे पास में NaCl का निर्माण होगा। NaCl सोडियम क्लोराइड, ये साधारण नमक है जो हम घरों में खाने में उपयोग में लेते हैं, खाने में डालते हैं, वो यही नमक होता है NaCl। तो इसके साथ में एक हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी निर्माण होगा और H2O मतलब जल का निर्माण भी होगा। उसी प्रकार अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट बोल दो या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो के साथ अभिक्रिया। वैसे ही अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे, सेम जो कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया थी वही सेम प्रकार की अभिक्रिया इसमें होगी। अम्ल व धातु बाइकार्बोनेट में हमारे पास में लवण भी मिलेगा हमको और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलेगी और जल का निर्माण भी होगा। उसी प्रकार देख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाए तो हमारे पास में सोडियम क्लोराइड, वही नमक लवण का निर्माण हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी निर्माण हो गया और जल का निर्माण भी हो गया। तो ये लगभग सेम अभिक्रिया हुई धातु कार्बोनेट के साथ में या बाइकार्बोनेट के साथ में। एक और महत्वपूर्ण बात, जब हम क्षारक की धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो यह अभिक्रिया नहीं करते हैं। मतलब दोनों मिलाओगे ना, क्षारक के साथ में सोडियम के साथ में NaOH एक प्रकार का क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ में धातु बाइकार्बोनेट या धातु कार्बोनेट मिलाओगे ना तो ये कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। तो ये बात भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये थी हमारे साथ धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है ना ये हमारे पास में, इसका परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, जानते हैं। तो देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण किस प्रकार से करते हैं हम कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है अपने पास में। कार्बन डाइऑक्साइड
गैस को जब हम चूने के पानी से प्रवाहित करेंगे तो पानी दूधिया हो जाएगा, पानी मिल्की हो जाएगा, दूध के कलर का हो जाएगा। जैसे ये हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, क्या है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने का पानी भी बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को चूने का पानी भी बोलते हैं। चूने को जब हम पानी में मिलाएंगे तो ये हमारे पास में ये मिश्रण तैयार होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और जैसे ही हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेंगे, एक गैस की अभिक्रिया करवाएंगे, तो हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के अवशेष के रूप में जमा हो जाएगा। मतलब ये एक प्रकार का क्रिस्टल होता है और जल में अघुलनशील होता है, जो हमें सफेद सफेद दिखाई देगा। जैसे ही हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया करवाएंगे तो यह श्वेत अक्षेप के रूप में नीचे जमा हो जाएगा, जल में अघुलनशील होता है। और ये तो हमें दिख जाएगा अघुलनशील होगा, और जल तो रहेगा, इसी जल का निर्माण होगा। जैसे इधर अभिक्रिया में देख लो, क्या करवाया था हमने? अम्ल व धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया। जैसे ही हम अम्ल ले लेते हैं, HCl हो गया, और Na2CO3 धातु कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाए तो इसमें हमारे पास में किस किस का निर्माण होगा? एक तो NaCl, इसमें होगा इसे कार्बन डाइऑक्साइड, और जल का निर्माण होगा H2O। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा, वह ऊपर उठेगी, और इसकी सहायता से हम इसको, यह हमारे पास में मिक्सचर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, चूने के पानी का, CaOH2। जैसे ही हम इसमें पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा इसमें, और यह इसमें जल में अघुलनशील होगा, तो हम इसको आंखों के माध्यम से देख सकेंगे, श्वेत कलर का होगा, और यह पार्टिकल के रूप में थोड़ी देर बाद में नीचे नीचे जमा हो जाएगा। इसकी वजह से पानी दूधिया हो जाता है। लेकिन हम ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रवाहित करेंगे ना, तो फिर वापस अभिक्रिया होगी। ये कैल्शियम कार्बोनेट में हम और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भेजेंगे, तो हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा हमको। लेकिन यह जो हम अधिक मात्रा में भेज रहे हैं ना, कैल्शियम CaHCO3 कोष्टक है ये, CaHCO3 कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होगा, लेकिन यह जल में घुलनशील होगा, जल में घुलनशील, और यह रंगहीन होगा। तो ये दोनों में अंतर रखना। अगर ज़्यादा मात्रा में भेज देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होगा, और यह जल में घुलनशील होगा और रंगहीन होगा, इसका कोई कलर नहीं होगा। लेकिन कम मात्रा में भेजते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा, लेकिन यह जल में अघुलनशील होगा। तो ये दोनों बातों में कंफ्यूज मत हो जाना। अधिक मात्रा में भेजेंगे तो क्या होगा? अघुलनशील। और इसको आंखों के रूप के माध्यम से देख सकेंगे, और इसका कलर चूने दूधिया कलर का होगा ये। तो ये थी हमारे पास में, हम इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण कर सकते हैं। और हमको पता भी है, हम श्वसन क्रिया करते हैं तो हम ऑक्सीजन तो अंदर लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। तो अगर आप चूने को पानी मिलाएंगे और उसमें किसी नलची की सहायता से फूंक देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी, तो वह पानी भी दूधिया हो जाएगा। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने का तरीका था। अब देखते हैं अम्ल व क्षारक की आपस में किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल और क्षारक, इसमें अम्लीयता होती है, इसमें क्षारीयता होती है। लेकिन जैसे ही हम दोनों को मिलाएंगे, दोनों की परस्पर अभिक्रिया करवाएंगे, तो हमारे पास में लवण का तो निर्माण हो जाएगा और जल का भी निर्माण हो जाएगा, लेकिन दोनों की, इसकी अम्लीयता और इसकी क्षारीयता समाप्त हो जाएगी, और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम
उदासीनीकरण की अभिक्रिया नाम दे देंगे। वैसे ही ये क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 7, तो इसकी इनकी अभिक्रिया करवाई, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया, लवण है ये सोडियम क्लोराइड। और दूसरा हमारे पास में जल का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया बोलते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, दोनों का प्रभाव एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। इसकी अम्लीयता भी समाप्त हो जाएगी, इसकी क्षारीयता भी समाप्त हो जाएगी। समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करेंगे और लवण तथा जल का निर्माण करेंगे। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसके नोट्स बना लेना और आगे देखते हैं। अब आती है हमारे पास में अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड, मतलब धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया। धातु मतलब जिसमें धातु भी हो, मेटल भी हो और ऑक्सीजन भी हो। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हो हमारे पास में CuO और कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एक और बात हम जानते हैं कि धात्विक ऑक्साइड हमेशा क्षारकीय होते हैं, क्षारकीय माध्यम के होते हैं, बेस माध्यम के होते हैं। तो हम जानते हैं अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। वैसे ही धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय माध्यम के होते हैं। तो करवाइए अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाए तो हमारे पास में लवण का भी निर्माण हो गया और जल का निर्माण भी हो गया। तो ये सेम रहेगी। ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, और इसके साथ में क्षारकीय है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड अभिक्रिया करवाए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में। तो ये हमारे पास में क्या किसका निर्माण हुआ, CuCl, क्या है ये, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, और जल का निर्माण हो गया। और हम जानते हैं कॉपर क्लोराइड ये नीले रंग का होता है। तो इस जैसे ही इनकी अभिक्रिया करवाएंगे तो इस पूरे विलयन का रंग नीला हो जाएगा, विलयन पूरा नीले रंग का हो जाएगा। तो ये भी पूछ लिया जाता है, होगा। सेम वैसे ही कॉपर क्लोराइड के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में करवाए तो कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाए तो कॉपर क्लोराइड का निर्माण होगा, नीले रंग का हो जाएगा और जल का निर्माण हो जाएगा। तो इसमें महत्वपूर्ण बात ये देखनी थी कि हमको धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय माध्यम के होते हैं। वैसे ही क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड, अब अधात्विक मतलब जिनमें धातु नहीं हो और ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। जैसे ही हमारे यह मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन धातु नहीं होता है और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। और एक और बात, यह अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, इनकी गुणधर्म अम्लीय होते हैं। तो ये बात याद रखना, क्षारकीय अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण और जल का निर्माण हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं, क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण का निर्माण हो जाएगा एक प्रकार का और जल का निर्माण हो जाएगा। तो देखते हैं ये क्या है हमारे पास में उदाहरण में, अपन ने थोड़ी देर पहले इसको देखा था अभी सही, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी बोला था हमने इसको, चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो ये किसका निर्माण हुआ हमारे पास में, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये नीचे जम जाएगा, पानी में अघुलनशील है और श्वेत अक्षेप के रूप में नीचे जम जाएगा पाउडर के रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा और जल का निर्माण होगा। तो ये हमारे क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। और आगे देखते हैं। अब आता है हमारे पास में जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। अम्ल तथा क्षारक को जल में मिलाएंगे तो क्या होगा। तो पहले बात करते हैं अम्ल की। जब हम अम्ल को जल में मिलाएंगे तो हमारे पास में जल में मिलाएंगे तो H+ आयन उत्पन्न होंगे। यह बात हमने शुरुआत में भी पढ़ी थी कि जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन देते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो क्यों से उत्पन्न करते हैं, मान लो यह हमारे पास में HCl आयन है, HCl अम्ल है ये हमारे पास में। जैसे ही हम इसको जल में डालेंगे तो यह दो रूप में टूट जाएगा, एक तो H+ आयन और Cl- आयन, तो इसमें टूट जाएगा जल की उपस्थिति में। तो हमारे पास में क्या उत्पन्न हुआ, H+ आयन अम्ल देते हैं। और जैसे ही यह अम्ल जल के साथ मिलकर अभिक्रिया करेगा, H+ आयन जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो H3O+ हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेगा। क्या, H3O+ हाइड्रो, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो पूछ भी लिया जाता है, ये बात भी याद रखना। जैसे ही H+ आयन निकलेगा, H+ आयन जल में डालते ही अम्ल को तो H+ आयन उत्पन्न होगा और यह जल के साथ अभिक्रिया करके H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में अभिक्रिया कर लेगा और इसका निर्माण कर लेगा, H3O+ का निर्माण कर लेगा। तो यह पूरी अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। HCl पहले तो टूट गया ये H+ और Cl- में, और फिर जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लिया और ये Cl अलग हो गया। वैसे ही देखते हैं क्षारक की जल की उपस्थिति। हम इतना भी जान चुके हैं कि जलीय विलयन में क्षारक OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो वैसे ही क्षारक जल की उपस्थिति में OH- आयन बनाते हैं या उत्पन्न करते हैं, बात एक ही है। जैसे ही हम, ये क्या है हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको जल में मिलाएंगे तो यह Na+ और OH- में टूट जाएगा। तो यह क्या हो गया हमारे पास में, हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन। आगे देखते हैं, जल के साथ अम्ल व क्षारक को मिलाते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है, क्योंकि जब भी हम जल में अम्ल या क्षारक मिलाते हैं, एसिड बेस मिलाते हैं, तो यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसमें बहुत भारी मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है जो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए, धीरे धीरे मिलाना चाहिए, ताकि धीरे धीरे ऊष्मा का उत्सर्जन हो। अगर एक साथ मिला देंगे तो और यह हमें नुकसान पहुंचा सकती है। और मिलाते समय हमें कांच के पात्र, और हमें उस पात्र को धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए। और एक और बात, जब भी हम जल में, यह हमारे पास में जल है, तो इसमें अम्ल या क्षारक मिलाएंगे तो हमेशा जल में मिलाएंगे, ना कि क्षार या अम्ल में जल मिलाएंगे। तो यही प्रक्रिया में होना चाहिए, जल में हमेशा अम्ल या क्षारक मिलाएंगे और इसको धीरे धीरे किसी छड़ से हिलाते रहेंगे, ताकि ऊष्मा का उत्सर्जन धीरे धीरे हो। तो एक और, यह प्रक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए कांच के पात्र को लगातार हिलाते रहना चाहिए। अगर नहीं हिलाएंगे तो वह कांच का पात्र फूट भी सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये थी आज की क्लास। इसके नोट्स स्क्रीनशॉट ले लेना या तो नोट्स बना लेना। और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल और पढ़ेंगे पीएच पेपर के बारे में, पीएच स्केल के बारे में, और अम्ल या क्षार की प्रबलता को किस प्रकार से नापते हैं। इसमें पीएच का हमारे दैनिक जीवन में या लवण के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। इस कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।